नमस्कार दोस्तों, ये हमारा दूसरा टेस्ट का रिजल्ट है, स्कोर है, मेरिट है जो एसटीएम रोहित सर ने ये प्रोवाइड किया है। और आज हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। और देखिए, जिन लोगों ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है उनका यहाँ पर नाम है। ठीक है, देख लीजिए रैंक 1 पे स्कोर कार्ड एक तरफ रैंक लिखा हुआ है सबका। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनका यहाँ पर नाम दिया है। और भी लोग हैं, नीचे दिखा देते हैं। जो लोग हैं, 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उन सब का यहाँ पर नाम है। ठीक है, और आज हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों का जितना उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है सबका यहाँ स्कोर है। 20 लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है आज उस दिन सेकेंड टेस्ट में। और आज 27 लगभग 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इसका हम लोग फोर्थ टेस्ट में रिजल्ट जारी करेंगे। आज ये सेकेंड टेस्ट का है, हालांकि आज हम लोग तीसरा टेस्ट का क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर आ गया। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ मॉक टेस्ट 3 बाई आर कुमार, डिप्टी कलेक्टर 26 सितंबर 2024 का है। इधर और दिखा देते हैं कि ताकि आपको देख लीजिए 26 सितंबर का है। आज हम लोग हम लोग सेशन करते हैं। चलिए, हमारा प्रश्न है पहला कि प्रोबायोटिक खाद्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। प्रोबायोटिक खाद्य जो होते हैं उनके बारे में बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो देखिए, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद है प्रोबायोटिक खाद्य पत्र फ्लोर के अनुरक्षण में सहायता प्रदान करता है। तो ये भी सही है। ठीक, तो इस तरह राइट आंसर दोनों हो चाहिए। तो ऑप्शन में आपका सी जो है ये राइट आंसर है, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो देखिए, इसमें आपका जो होना चाहिए, ये जो पनीर होता है, ठीक है ना, पनीर ये पोषक तत्व ऊतकों में वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि न्यूट्रो न्यू- न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद है, एक उत्पाद है यह, जिनमें होते हैं, क्या होते हैं। तो ऑप्शन है इसमें से। तो राइट आंसर देखिए, इसमें पोषक और औषधि प्रभाव होता है। ठीक है, पोषक और औषधि प्रभाव होता है। उसके बाद विटामिन क्या होता है। विटामिन क्या होता है, तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक, हमसे भी मिस्टेक हुआ था, मैंने कार्बनिक मारा था, लेकिन कार्बनिक होता है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है इसमें। तो देखिए, जो यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के लिए विरुद्ध क्या करता है, रक्षा करता है, ये आपका क्या है, यही गलत है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि सही नहीं, यानी गलत कथन का चयन करना है। तो आपका डी कथन जो है यही सही नहीं है। बाकी यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह भावात्मक और पर्यावरण दबाव को क्या करता है, मतलब सामना कर सकता है, सही है। और यह उदासी से लड़ता है। तो ए, बी और सी सही है। इसमें डी नंबर जो है यही आपका सही नहीं है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है। ठीक, ऊपर है निम्नलिखित खनिजों पर क्या करना है, विचार करना है। तो देखिए दिया है कैल्शियम, लोहा, सोडियम। उपयुक्त खनिज में से मानव शरीर में पेशियों के लिए संकुचन के लिए किसका आवश्यक होता है, किसका आवश्यक होता है। तो देखिए, इसमें आपका जो होगा कैल्शियम का होगा, लोहा का होगा, सोडियम का होगा, तीनों हो जाएगा इस तरह राइट आंसर। ठीक, तो देखिए खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता कैल्शियम, लोहा और सोडियम तीनों का होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस से कुपोषण होता है। निम्नलिखित में से किस से कुपोषण होता है। तो कुपोषण ऑप्शन के मुताबिक देख लेते हैं। अति पोषण, यानी आवश्यकता से ज़्यादा खाना खाएंगे तो क्या कुपोषण होगा।
अल्प पोषण यानी आप कम भोजन खाएंगे तो क्या कुपोषण होगा? असंतुलित पोषण यानी कभी भी अलर बलर जो भी मन करे वो खा लिया। तो सही बात है, सभी से होगा, इसलिए राइट आंसर 1 2 3 सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक, विचार करना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। उसके बाद है समान भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। उसके बाद है मानव शरीर की कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का उत्पादन नहीं कर सकती। उसके बाद है आवश्यक वसा अम्ल की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न कर सकता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, अब चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे हम। तो इसमें जो आपका होगा पहला, मानव भोजन में, देखिए मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि समान भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, तो ये भी सही है। मानव शरीर की कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का उत्पादन नहीं कर सकती, यही गलत है। किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकता है। उसके बाद है वसा आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न हो सकता है, तो ये सही है। इस तरह 1 2 4, तो 1 2 4 राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, तो इसमें ऑक्सीजन का अभिगमन सबसे पहले होता है आपका फुफ्फुस के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है रक्त के द्वारा, फिर उसके बाद ऊतक के द्वारा, यानी 2 1 3, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न पूछा है आपसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसी को मुख्यतः प्रभावित करती है, तो इसमें से किसको करता है? तो ये करता है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को ये क्या करता है? ये आपका मुख्यतः प्रभावित करता है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है आपका कि हृदय कब आराम करता है? हृदय हृदय दिल यानी हार्ट, धड़कन जो होता है वो कब आराम करता है? भाई अगर जिस दिन दिल आराम करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपका अंत हो जाएगा, यानी यह कभी नहीं, हमेशा आप सो भी जाएंगे तो ये काम करता है। उसके बाद है एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कितना परिमाप होना चाहिए? जो हेल्दी मनुष्य होता है उसमें, तो जो हेल्दी होते हैं ना उनमें आपका उनमें आपका 5 से 6 लीटर होना चाहिए। कितना? 5 से 6 लीटर। उसके बाद है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। एनेमोमीटर वायु को वेग मापता, इसमें सही कथन की पहचान करना है। क्या करना है? सही कथन की पहचान करना है। तो एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है, सही बात है। एंटीनोमीटर वाष्पीकरण मापता है, तो एंटीनोमीटर से ही विकिरण मापा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ यहाँ सौर विकिरण होना चाहिए, उल्टा दे दिया, तो ये पहले ही गलत है। और एटोमोमीटर एटीमोमीटर से वाष्पीकरण मापा जाता है। तो देखिए 2 और 3 यही गलत है आपका, पहला नंबर सही है, तो केवल एक सही हो जाएगा, सी राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो आयतन सदिश राशि नहीं है, बाकी विस्थापन वेग बल ये क्या है? सदिश राशि है। आगे देखते हैं। आगे है जैसे ही एक ट्रेन चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो यात्री का सर इसलिए झुक जाता है, वो स्थिर जड़त्व है, यानी शरीर जो है वो स्थिर रहेगा, पैर गाड़ी के साथ साथ जो है वो आपका गति में रहेगा, तो स्थिर जड़त्व, ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु भाई जड़त्व रहे स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आप नहीं लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। आगे देखिए, आगे है आपका कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, कैसा होता है? किसी वस्तु का ऊपर से गिराते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा, तो अपवर्तित रहेगा, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से आपका हाइड्रोजन में होता है, ठीक है।
किस में होता है? हाइड्रोजन में होता है। कई लोग वाई मारे होंगे, वाई नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में एक पिंड का अधिकतम भार महसूस होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती। केशिकत्व एक घटना है, ठीक है ना। अगर ये परिघटना नहीं होती केशिकत्व का, तो क्या होता है इसमें से? सही कथन का पहचान करना है। अगर ये नहीं होता ना, तो समझ लीजिए कि केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल आप नहीं करते। लालटेन जो होता है उसमें आप तेल डालते हैं और ऊपर जाता है, वो प्रोसेस नहीं हो पाता। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्टोव का उपयोग नहीं करता, ये गलत है, ठीक है। बोल रहा है कौन परिघटना नहीं होती इसमें, ठीक है। यानी सही कथन का पहचान करना है, तो 2 नंबर आपका गलत हो गया। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, तो ये आपका सही है, बिल्कुल विफल हो जाता, सूख नहीं पाता। आज आप जो बड़े बड़े पेड़ पौधे देख रहे हैं चारों ओर, पृथ्वी पर नहीं देख पाते हम लोग, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नहीं देख पाते, इसलिए हमारा राइट आंसर 1 3 4 हो जाएगा। 1 3 4 यानी बी राइट आंसर। आगे देखिए, आगे है क्या कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा या फिर कम होगा? तो क्या होगा? ये देखिए, उतना ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8 रहेगा, 8 रहेगा या 8 मिनट 19 सेकेंड रहेगा, तो उसी को मारना है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, ठीक। कि आकाश नीला दिखने का कारण, आकाश का नीला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद है इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, या सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें से कौन कथन सही है? तो देखिए, इसमें से हो जाएगा आपका, आकाश के नीला दिखने के कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। उसके बाद इंद्रधनुष के 7 रंगों का 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, यह अपवर्तन होता है। और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखता है, तो ये है प्रकीर्णन। 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर। आगे देखिए, आगे है आपका कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है। थर्मोस्टेट क्या है? तो देखिए, थर्मोस्टेट की अगर हम बात करें तो यह किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, ठीक है। क्या करता है? स्वनियंत्रित करता है। किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। उसके बाद है, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है, तो न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करना है। तो देखिए, सही कथन की इसमें हो जाएगा, किसी विलियम में विलयों के योग में से इसका जल विभव बढ़ जाता है, तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है, शुद्ध सोना का कितना कैरेट होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये तो सबको मालूम है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से हल्की होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से हल्की होती है? तो ये सोडियम जो है, ये जल से हल्की होती है। उसके बाद जर्मन सिल्वर में सिल्वर का मात्रा कितना होता है? 20 30 60 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 60, ठीक। 60 होता है जर्मन सिल्वर का, सिल्वर में 60% मान होता है। उसके बाद है, कांच पर उत्कीर्ण किया गया या खरोंचा जा सकता है किसके द्वारा? हीरा से, या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, या एकोरेजिया से, या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। इसमें से क्या होगा? तो इसमें से आपका होगा हीरा से कांच को हम उत्कीर्ण या खरोच सकते हैं, और हाइड्रोलिक अम्ल से, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। तो 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका कि सामान्य तौर पर कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? सामान्यतः पर कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ये ब्रोमीन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? ब्रोमीन।
उसके बाद है आगे प्रश्न आपका कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है इसमें से किस में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किस में, तो किरोसिन में होता है, बाकी कांच में पाया जाता है, मिट्टी में, सीमेंट में, सब में पाया जाता है। ठीक है, बाकी किरोसिन में देखते हैं कि सोडियम मैग्नीशियम को डुबो कर रखता है कि डुबो कर रखा जाता है किरोसिन तेल में। खुले रखिएगा उसमें आग पकड़ लेता है, तो इसका मतलब कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। रेतवारी बंदोबस्त 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 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का विचार करना है। रेतवारी बंदोबस्त जो है इस पर विचार करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार से दिया जाता था, बिल्कुल। इसमें किसान जो होते थे यानी डायरेक्ट ब्रिटिश को ही क्या करते थे, लगान देते थे। उसके बाद सरकार रैयतों को पाटा देती थी। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। उसके बाद है कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो देखिए, कर लगाने का पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। ठीक, और सरकार उसके बदले में पट्टा देता था। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है कि ब्रिटिश शासन के समय इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखा था, किसने लिखा था। तो ये जो लिखा था दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, पार्सियन थे। अब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार भाग लेने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उसके बाद और इन्होंने नहीं कांग्रेस का नामांकन किया था। और जो कांग्रेस पार्टी जो था ना, कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में, वो समझ लीजिए कि 1876 का इंडियन एसोसिएशन जो पार्टी था उसी के नाम पर इसका नाम बदला गया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब लॉन्च किया गया था। ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये दिसंबर 1856 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग कौन कौन इसमें क्या किया। मध्यम वर्ग का जो पढ़े लिखे लोग थे उनका क्या रोल था 1857 के विद्रोह में, वो पूछ रहा है। तो देखिए, तो पढ़े लिखे जो लोग थे ना, वो 1857 के विद्रोह से काफ़ी दूर रहे। ठीक, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। और वो लोग साथ देते तो आज़ादी हम लोग को और पहले मिलता। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ, तो देखिए 1857 के बाद आपका कौन सा आएगा, संताल विद्रोह, तो ये तो होगा नहीं। पाबना विद्रोह ये तो बंगाल में हुआ था। ठीक, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह ये नहीं होगा। नील विद्रोह हुआ था आपका 1759 से 60 में। ठीक है, तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है आपका वुड डिस्पैच के बारे में बोला है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, वुड डिस्पैच के बारे में तो देखिए, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, बिल्कुल सही है। सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई वुड डिस्पैच के सहायता से, और विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, तो ये भी सही है। ठीक, तो इस तरह आपका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वुड डिस्पैच के तहत याद रखिएगा क्या क्या हुआ, सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई और विश्वविद्यालय है ना उनका सिफारिश किया गया, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न है आपका कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। तो ये विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई। विलियम बेंटिक, इसने सती प्रथा का अंत किया राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में। ठीक है, और हार्डिंग के समय दिल्ली, पहले जो कलकत्ता था, ठीक है, राजधानी हुआ करती थी अंग्रेजों को, उसे बदल कर 1911 में क्या कर दिया गया, दिल्ली दरबार में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। मार्ले मिंटो। ठीक है, ये 1909। डलहौजी डलहौजी के समय रेलवे का विकास हुआ 1853 में, याद रखिएगा ये सब। उसके बाद है भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। उसके बाद है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है
अगला प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। यह कथन किसका है? देखिए, ये कथन है सिस्टर निवेदिता का है। सिस्टर निवेदिता ने कहा था कि ब्रिटिश समाज जो है ना, वो सड़ चुका है, भ्रष्ट है, पापी है। उन्होंने बोला था इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उसका प्रबंध, उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों को निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह को अंत किया। और क्या है? और क्या है? और देख लेते हैं कि प्रथा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया और सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद होते रहे। और इसका उदाहरण मतलब ये किसका कथन है? एक तरह से एक कथन है, किन का है ये? तो ये कथन है दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे का। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे का कथन है। कई लोग ईश्वर चंद विद्यासागर बोलेंगे, लेकिन नहीं, मिस्टेक हो जाएगा, ये महादेव गोविंद रनाडे का है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1853 में जन्म, यह पश्चिमी भारत के पारसी थे। यह इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे तथा एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये पैराग्राफ है, मतलब इन किसने कहा था? देखिए, ये कहा था आपका बहराम जी मलाबारी ने। किसने कहा था? बहराम जी मलाबारी ने। 1853 में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था कि यदि भगवान और अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये बाल गंगाधर तिलक ने माना था। और ये आपको एक ओझा सर हैं जो यूपीएससी का तैयारी कराते हैं, उनका रील्स में भी ये सवाल आया हुआ है। उन्होंने बताया भी है कि अगर भगवान छुआछूत को मांगता है, अनटचबिलिटी, तो हम उस भगवान को कभी नहीं मानेंगे। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद आपका प्रश्न है कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्ण नदी से दक्षिणी की समस्त भूमि उसे देवता की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर प्रथम। ठीक है, हरिहर प्रथम का था। हरिहर प्रथम ऐसा स्टेटमेंट करता था। उसके बाद है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली? उन राजा का क्या नाम है? तो सभी लोग को मालूम हो गया होगा कि इस राजा का नाम मोहम्मद बिन तुगलक होना चाहिए। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, अगला प्रश्न देखिए कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये मध्यकालीन कुछ राजाओं का नाम है, एक्टिविटी है, उनमें पहचाना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, फिरोज तुगलक ने गुलामी के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की, यही सही है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की, तो नहीं, ये आरिज विभाग की स्थापना नहीं किया था। बलबन ने अपने सेवा के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, नहीं, घोड़ों को दागने की पद्धति इसने नहीं शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी बोला जाता है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का गद्दी पर उसका चाचा बैठा, नहीं, तो सिर्फ राइट आंसर डी है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, तो इसमें आपका क्या राइट आंसर होगा? तो उसने कृष्ट जमीन की पैमाइश के बाद ज़मीन का मालगुजारी वसूली की, बिल्कुल सही। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, नहीं, उसने अपनी पूरी सल्तनत में लगान व्यवस्था को लागू नहीं किया था, इसलिए गलत हो जाएगा। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकार को समाप्त किया, तो ये सही है, उसने प्रांत में जो गवर्नर थे उसको समाप्त कर दिया। इस तरह 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा।
तो 1/3 सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित नाम को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे नाम दिया गया है। ठीक, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो महमूद गजनवी महमूद गजनवी एक होगा। ठीक है, महमूद गजनवी पहले आया था, फिर उसके बाद मोहम्मद गुरी यानी 2 3, ठीक, फिर उसके बाद चंगेज़ खान, फिर तैमूर आया था। तैमूर बाबर के समय 1526 के आसपास जब लड़ाई हो रहा था उस समय, तो 2 3 1 4 हो जाएगा। इस तरह राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया की अगर हम बात करें तो किस संप्रदाय से थे? किस संप्रदाय से थे ये? तो ये थे सुहरवादी से। ठीक है, सुहरवादी से थे। चलिए आगे देख लेते हैं। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप क्या क्या घटनाएं हुए, कौन सा कथन गलत है बाबर के समय, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए उपमहाद्वीपों में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, तो नहीं, ये कथन ही पहले ही गलत है। ठीक है, उपमहाद्वीप के बारूद के उपयोग की शुरुआत नहीं, पहले से ही हो गई थी, तो यही पहला कथन आपका गलत हो गया। उसके बाद है इस क्षेत्र के स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई, तो ये सही है। इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश स्थापित हुए, तो ये सही है। 2 और 3 सही है, बाकी एक इसमें गलत पूछ रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का राइट आंसर सिर्फ आपका गलत कथन पूछ रहा है, माफ़ कीजिएगा, एक तो होगा। ठीक है, एक गलत है, इसमें एक और गलत होना चाहिए। ठीक है, चूँकि गुंबद बनने के इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश स्थापित हुआ। ठीक है, इस क्षेत्र के स्थापक का ये नहीं, ये गलत है, एक और 2 गलत हो जाएगा। ठीक, तो राइट कथन एक हो जाएगा। उसके बाद है कि फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया था जौनपुर से दोस्तों। कहाँ से? जौनपुर से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में अनागार मोहनजोदड़ो और हारपा दोनों जगहों से मिला है, क्या यह कथन सही है? उसके बाद है रोपर और बनावली में तांबे का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या ये दोनों कथन सही है या गलत है, या कौन होगा इसमें से राइट आंसर? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अनागार मोहनजोदड़ो से भी मिला और हड़प्पा से भी मिला है, इसलिए यह कथन सही है। रोपर और बनावली में तांबे का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तो ये आपका सही नहीं है, ये कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि एक जगह से मिला है, एक जगह से नहीं मिला है, इसलिए ये कथन आपका 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल एक राइट आंसर होगा। ठीक, अब चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है आपका कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, याद रखिएगा। गोपथ ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। बुद्ध का जन्म 483 ईसा पूर्व हुआ? नहीं, बुद्ध का जन्म 483 ईसा पूर्व नहीं हुआ, ये तो मृत्यु हुआ था। 563 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और बुद्ध की पत्नी का नाम माया नहीं था। ठीक है, इनके मौसी का नाम था। ठीक है, महामाया। तो ये तीनों कथन गलत है। इसमें क्या पूछा है? तो तीनों कथन 1 2 3 यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसका नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने मरने के बाद कुछ लोगों को बुलाकर, बौद्ध भिक्षु को बुलाकर, जब वो भिक्षा दे रहे थे, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है, किसी का भी नाम, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए प्रश्न है आपका कि संसार और अस्थिर और शैक्षणिक है, इस कथन का संबंध किससे है? संसार और अस्थिर और शैक्षणिक है, इस कथन का संबंध बौद्ध से है। ठीक है ना, किससे है? तो बौद्ध से है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष कहाँ मिला महावीर को? तो पावापुरी में मिला। ठीक है, कहाँ मिला? पावापुरी में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका निर्वाण। ठीक है, ज्ञान को निर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है?
पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र बन गया है। उसके बाद है भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? स्काई डेक का निर्माण, तो स्काई डेक का निर्माण आपका बेंगलुरु में किया जा रहा है। ठीक, बेंगलुरु में स्काई डेक का निर्माण। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है अरुणाचल प्रदेश। कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है काजी नेमू को किस राज्य का राजफल घोषित किया गया? काजी नेमू का, तो ये असम का है। ठीक है, कहाँ का है ये? तो ये असम का है दोस्तों। उसके बाद है विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? क्या है? तो ये नाम है आपका अग्निबाण। ठीक है, ये अग्निबाण नाम है दोस्तों। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है वो अग्निबाण है। 3D प्रिंटेड रॉकेट बाण जो पूरे विश्व में 3D प्रिंटेड है, अग्निबाण है, याद रखना है। उसके बाद है कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? जीन थेरेपी एक टेक्निकल है, आईआईटी है कोई, ठीक है ना, उसके द्वारा कैंसर के लिए लॉन्च किया गया है। ये बताना है कि वो कौन सा आईआईटी है, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है। तो आईआईटी बॉम्बे है। ठीक, आईआईटी बॉम्बे है। उसके बाद है किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? कौन? हीरो, टीवीएस, बजाज, महिंद्रा। ठीक, टीवीएस का बाइक अच्छा होता है, बजाज का भी होता है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बजाज। ठीक है ना, बजाज ने यह घोषणा किया है कि वो लॉन्च करेगा एक बाइक सीएनजी से चलने के लिए। उसके बाद है उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना किस राज्य से संबंधित है? उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है कि स्वप्निल कुशाली का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? हेमिस फेस्टिवल क्या लद्दाख में मनाया गया, हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड, कहाँ मनाया गया? तो देखिए ये मनाया गया आपका लद्दाख में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया दोस्तों। उसके बाद है 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये पहला शहर आपका लंदन बन गया है। 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करने वाला लंदन बन गया है पहला शहर। पेरिस ओलंपिक 2024 का थीम क्या था? पेरिस ओलंपिक 2024 का थीम था गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। उसके बाद है लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम मतदान कहाँ पड़ा था? तो सबसे कम मतदान बिहार में पड़ा था। ठीक है, सबसे लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 2024 में सबसे कम मतदान बिहार में पड़ा था। अगला प्रश्न है आपका कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम किस बिल के माध्यम से अधिनियमित किया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक बनाया गया है, कौन सा संविधान संशोधन के तहत बना है? तो ये बना है आपका 128वां संविधान संशोधन के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 28वां संविधान संशोधन के तहत बना है। बिहार में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट कब जारी की गई? बिहार में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट देख लेते हैं ऑप्शन 2 अक्टूबर 2023 को किया गया, यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। ठीक, उसके बाद देखिए वर्तमान समय में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान समय में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो ये टीवी स्वामीनाथन है, सोमनाथन। टीवी सोमनाथन है भारत के कैबिनेट सचिव। उसके बाद है अगला प्रश्न आपका कि भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो ये राजीव कुमार है। ठीक है, अभी अभी नए नए बने हैं लोग, 2 लोग, ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर रीज को चुना गया है, रीज को। स्पीडी में भी आई ये सवाल। उसके बाद है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा चंद्रयान 4 एक लॉन्च किया जाएगा कब? भारत सरकार द्वारा अब चंद्रयान 4 भी लॉन्च किया जाएगा 2028 में दोस्तों।
ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ है? किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो देखिए भारत का जो समझौता हुआ है दोस्तों, ये हुआ है वियतनाम के साथ। ठीक, वियतनाम के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस तिथि को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस आपका 17 सितंबर को मनाया जाएगा। ठीक, 17 सितंबर को। उसके बाद है, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र ये जो हुआ है दोस्तों, ये दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। उसके बाद है, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका दुबई में। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में किया गया। उसके बाद है, ऑपरेशन राइजिंग सन किससे संबंधित है? ऑपरेशन राइजिंग सन किससे संबंधित है? तो देखिए ऑपरेशन राइजिंग जो है ये सोने की तस्करी से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग सोने की तस्करी से संबंधित है। उसके बाद है कि बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, क्या करना है? विचार करना है। तो देख लेते हैं, बिहार का राजधानी पटना 9 जिलों से घिरा है। तो ये आपका गलत कथन है। ठीक, पहला ही गलत है, 9 जिलों से नहीं घिरा है। बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तो बिल्कुल सही है, बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। उसके बाद है, न्यायमूर्ति संजय करोल वर्तमान समय में है। ठीक है, इसमें आपको क्या चुनना है? माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन को देखिए यहीं पर मिस्टेक हो जाता है, हम लोग नहीं देख पाते। इसमें बोला है कि कथन गलत कौन है। ठीक, तो ये पहला ठीक है, बिहार का राजधानी जो पटना 9 जिलों से घिरा है, यही कथन गलत है। 9 जिलों से नहीं घिरा है। अब बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा जो है ये अंग्रेजी है, ये सही है। न्यायमूर्ति संजय करोल वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, सही है। बिहार का राजकीय वृक्ष बरगद है। तो 2, 3, 4 ये क्या है? इसमें गलत कथन पहचानना है आपका। तो देखिए यहाँ पर फिर से देखना पड़ेगा, बिहार का राजधानी पटना 9 जिलों से घिरा है, ये सही है। ठीक है ना, 9 जिलों से बिहार जो पटना है, बिहार का राजधानी पटना 9 जिलों से घिरा है, ये सही है। बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी नहीं है दोस्तों, संस्कृत है। ठीक है, ये संस्कृत है, अंग्रेजी की जगह संस्कृत, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद न्यायमूर्ति संजय करोल वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, नहीं ये भी गलत है, ये पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है। अब बिहार की राजकीय वृक्ष बरगद नहीं पीपल है दोस्तों। ठीक, तो इस तरह 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, इसमें गलत कथन पूछा था। उसके बाद देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और छोटा शिवहर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर पहचान करना है। क्या है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, सही है। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 15 है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या ये आपका गलत है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, सही है। उसके बाद बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है, 80 नहीं है। इसलिए तो कौन कौन आपका इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है। तो देखिए 2 और 4 आपका सही नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार विधान परिषद का गठन कब किया गया? बिहार विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो बिहार विधान परिषद का गठन 1912 में किया गया। बिहार विधान परिषद का गठन 1912 में किया गया। अभी भारत में 7 राज्यों में क्या है? विधान परिषद। याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है मुंगेर में। ठीक है, दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेर में खोला गया है। बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? उप मुख्यमंत्री तो श्री अनुग्रह नारायण सिंह थे, बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री, कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। कौन था? बिहार बंधु। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका प्रश्न है कि बिहार के किस नेता को अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है, बिहार के हैं।
उसके बाद सारण में स्थित चिरांद संबंध किससे है, तो ये नवपाषाण काल से संबंधित है। किससे, नवपाषाण काल। उसके बाद है कुम्हरार के पुरातात्विक अवशेषों की खुदाई किसने किया था, कुम्हरार के पुरातात्विक, तो इस स्पूनर ने किया था, सही है। अल्टेकर ने किया था, मिश्रा ने, सभी लोगों ने किया था, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है किस ग्रंथ में कीकट को अशुभ स्थान कहा गया है, कीकट को अशुभ स्थान कहा गया है, तो वराह पुराण में कीकट को अशुभ स्थान कहा गया है। उसके बाद है कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में स्थित थे, तो ये इसमें हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, 3 महाजनपद जो थे वो 16 महाजनपदों में से 3 बिहार में थे उस समय। उसके बाद है बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के संबंध किससे है, किससे है, तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए कि मठवासी जीवन के नियम और विनिमय से था, बिल्कुल सही है। बुद्ध के उपदेशों से नहीं। देखिए विनय पिटक जो है बुद्ध के उपदेश से नहीं है, दार्शनिक व्याख्या से भी नहीं है, सभी ठीक है। इसमें केवल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, ये मठवासी जीवन के नियमों और विनिमयों से था। उसके बाद है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो मगध साम्राज्य का स्थापना इसमें से आपका क्या हो जाएगा, बृहद्रथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, बृहद्रथ। यहाँ देखिए दिया हुआ है पहले, बृहद्रथ हो जाएगा। उसके बाद है कि बिहार के किस शहर को तुगलकापुर के नाम से जाना जाता है, तो दरभंगा में है ये तुगलकापुर। ठीक, बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय कौन था, तो ये पुर्तगाल था। कौन था दोस्तों, पुर्तगाल था। उसके बाद है कि फ्रांसीसियों ने पटना में एक व्यापारिक केंद्र और गोदाम की स्थापना की, कब, तो ये किया था आपका 1734 में। फ्रांसीसियों ने पटना में एक व्यापारिक केंद्र और गोदाम की स्थापना की 1734 में। उसके बाद है कि बिहार से कौन सा कथन विचार करता है इसमें से, तो चंदन का मैदान बिहार के जमुई और भागलपुर जिले में फैला है। उसके बाद टाल के क्षेत्र अंतर्गत मोकामा से लखीसराय तक है, टाल क्षेत्र जो है क्या मोकामा से लखीसराय तक है, इसमें पहचान करना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टाल क्षेत्र के अंतर्गत मोकामा से लखीसराय तक। ठीक है, बाकी चंदन का मैदान बिहार के जमुई और भागलपुर जिले में फैला हुआ, यही गलत है। तो सही कथन पूछा है, इसलिए आपका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, तेलहर जलप्रपात कहाँ है, तेलहर जलप्रपात आपका कैमूर में है। ठीक, तेलहर जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, कैमूर में। सिमरी झील कहाँ है, सिमरी झील पूछा है, तो सिमरी झील आपका और ऑप्शन देख लेते हैं। सिमरी झील सहरसा में है। ठीक है, कहाँ है सिमरी झील, सिमरी झील सहरसा में है। ठीक है, याद रखिएगा सिमरी झील कहाँ है, तो सिमरी झील दोस्तों सहरसा में है। उसके बाद बिहार में वृक्षारोपण के अंतर्गत आच्छादित वन कितना है, आच्छादित वन कितना है इसमें, तो 2341 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2341 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है कि उदयपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये पश्चिम चंपारण में है। कहाँ है दोस्तों, पश्चिम चंपारण में। उसके बाद है वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वक्त क्या था, वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वक्त हमारी जनगणना हमारी भविष्य, हमारी जनगणना हमारी भविष्य 2000 जनगणना का थीम था। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में थारू जनजाति का अस्थायी आवास है, बिहार के किस जिले में थारू जनजाति का आवास अस्थायी है, तो ये पश्चिम चंपारण में। ठीक है, थारू जनजाति जो है दोस्तों ये पश्चिम चंपारण में उसका अस्थायी आवास है। जीआई टैग कितने साल के लिए मान होता है, जीआई टैग किसके लिए मान होता है, तो ये 10 साल के लिए, जीआई टैग ये 10 साल के लिए मान होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथन का विचार करना है कि जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो इसे असहाय का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इसमें से पहचानना है कि क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए पहला ही आपका सही है। ठीक है, पहला ही कथन आपका सही है, क्योंकि जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो
इसका मतलब है कि वो प्रस्ताव जो है ना किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा। ठीक, तो आपका केवल कथन एक राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि राष्ट्रपति के संबंध में बताना है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी वो तब तक राष्ट्रपति बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पदभार नहीं ग्रहण कर लेता। ठीक, दूसरा है राष्ट्रपति को चुनने वाले निर्वाचक मंडल में दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। तो दूसरा तो ऐसे ही दिख रहा है सही है। इसमें आपको क्या बताना है, तो सही कथन कौन है। ठीक है, तो देखिए सही कथन इसमें से आपका हो जाएगा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की 5 वर्ष की जो अवधि है समाप्त होने के बाद वो तब तक राष्ट्रपति पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पदभार नहीं ग्रहण कर लेता। गलत कथन का इसमें पहचान करना है, तो बिल्कुल ये सही है दोस्तों, ये कथन सही है। ठीक है, लेकिन इसमें बोला है कि गलत कथन का पहचान कीजिए, इसलिए पहला भी हो जाएगा और दूसरा भी। दोनों कथन सही है, लेकिन इसमें गलत कथन का पहचान करना, इसलिए राइट आंसर ना तो 1 और ना ही 2 होगा। उसके बाद है कि यदि धन विधायक, इसमें आपको बताना है कि यदि धन विधायक के अतिरिक्त कोई अन्य विधायक राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया जाता है तथा इस विधेयक को यदि संसद के दोनों सदनों संशोधन या बिना संशोधन के पारित करके राष्ट्रपति को वापस भेज देते हैं तो राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार उनको मौका मिलता है 14 दिन के लिए, फिर उसके बाद उनको वापस साइन करना ही पड़ता है, इसलिए पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और दूसरा आपका गलत। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका सवाल है कि भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री निम्न कार्यों या कर्तव्यों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक, तो इसमें बताना है, तो देखिए भारत सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाना एवं उनके कार्यों का संचालन क्या दायित्व मंत्री को सौंपना होता है प्रधानमंत्री के पास? तो नहीं, प्रधानमंत्री के पास होता तो कुछ भी कर लेता ना। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी ऐसे निर्णय को जिसे किसी मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया है तथा उस पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, हाँ, तो इस पर राष्ट्रपति अपना विचार विमर्श दे सकता है। तो इसलिए 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री में से किन निकायों का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री किन इनमें से किसका अध्यक्ष होता है? तो देखिए प्रधानमंत्री जो होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होता है आपका 115। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ये क्या होता है? ये होता है आपका राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन, यानी 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। उसके बाद है कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत देश के किसी प्रमुख की अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाती है तो प्रधानमंत्री है न कि संघ की राष्ट्रपति, यह किसका कथन है? तो यह कथन बी आर अम्बेडकर का है। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत देश के किसी प्रमुख की अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री होगा न कि संघ का राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। उसके बाद है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत। अगला प्रश्न, संघ की कार्यकारी शक्ति निहित होती है किसमें? तो संघ की कार्यकारी शक्ति निहित होती है भारत के राष्ट्रपति में। ठीक, भारत के राष्ट्रपति में। उसके बाद निम्नलिखित कैबिनेट समितियों में से किस एक सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है? किसे एक सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजनीतिक मामलों की समाप्ति। ठीक, राजनीतिक मामलों की समाप्ति। उसके बाद है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने अवधि का अंतराल हो सकता है? तो अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है। ठीक, कितने का होता है? 6 महीने का। रेगुलर मीटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है?
तो रेगर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, दक्षिणी ट्रैप की रेगर मिट्टियाँ काली होती है। उसके बाद है उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, दक्षिण ट्रैप की जो रेगर मिट्टियाँ होती है वो काली होती है, ये सही है। उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कितना होता है? तो ये होता है बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो कम होता है राइट आंसर। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? कौन सा वृक्ष जो है समुद्र तल पर सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है? तो देवदार वृक्ष है एक। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है किससे? इंदिरा गांधी नहर जो है वो जल प्राप्त करती है कौन कौन नदी से? तो इंदिरा गांधी जो है ये प्राप्त करती है ब्यास, चिनाब और सतलज से। 1, 2, 4, ठीक। एक, चूँकि इसमें क्या पूछा है, इंदिरा गांधी नहर किससे जल प्राप्त करती है? तो 1, 3, 4, ठीक है। देख लीजिए, फिर से बता देते हैं। ब्यास से करती है, चिनाब से नहीं करती है, रावी से करती है और सतलज से करती है। सिर्फ 1, 3, 4 राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है। इसमें आपको क्या, कौन सा कथन है सही? सही कथन का पहचान करना है। तो सही कथन में रिहंद बांध सोन नदी के एक सहायक नदी है, तो ये बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, तो ये भी सही है। 1, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथन में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? कौन सा इसमें खरीफ फसल नहीं है? तो मसूर जो है खरीफ फसल नहीं है, बाकी मूंगफली, मक्का, धान खरीफ फसल है। इनमें से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो चावल की किस्म इसमें ज्वाला नहीं है, ठीक। ज्वाला नहीं है चावल की किस्म। अगला प्रश्न, कपास प्राप्त किए जाते हैं, कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं कैसे? तो ये बीज से प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशे बीज से प्राप्त किए जाते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ाता है? किसी अर्थव्यवस्था में मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किसी एक के साथ साथ बढ़ाता है, वो क्या है? क्या नाम है उसका? तो देखिए, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, ठीक है, यही बढ़ाता है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे हम लोग कहते हैं गर्म मुद्रा। क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा। उसके बाद है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में सिक्के जारी करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? किसने? तो ये अलग समिति ने, ठीक है, अलग समिति ने ये मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था, ठीक है, पोषक तत्वों के आधार पर। उसके बाद देखिए 35 नंबर सवाल, भारत में गरीबी का अनुमान हेतु निम्नलिखित में से किन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? किन विधियों का? तो ये प्रयोग किया जा रहा है आपका पारिवारिक उपभोग द्वारा, ठीक है, पारिवारिक उपभोग द्वारा ये विधियों का प्रयोग किया जा रहा है भारत में। कि भारत में गरीब लोग हैं, इससे मालूम चल जाएगा, ठीक। तो आपका पारिवारिक उपभोग का व्यय कर। उसके बाद क्या है, लॉरेंज कर्व का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? लॉरेंज कर्व का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए, लॉरेंज कर्व का जो प्रयोग किया जाता है वो आय की विषमता मापने के लिए किया जाता है। लॉरेंज कर्व का प्रयोग आय की विषमता माप के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए।
भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? बीपीएल परिवार जो होता है उसको पहचानने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम है हाशिम समिति। क्या नाम था? हाशिम समिति। आइए देखिए यूपीएससी का प्रश्न है 1991-92 का ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी वाला कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2011 जनगणना के अनुसार 10 की जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ था? कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ था? तो हुआ था 17.70%, यानी 17.7% आप बोल सकते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि का प्रतिशत 17.7। उसके बाद है भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? कब किया गया? तो देख लेते हैं और ऑप्शन। तो ये किया गया आपका 1971 में, सबसे ज़्यादा बदलाव अंकित किए गए 1971 वाला में। उसके बाद मैथ है आपका, इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं, देख सकते हैं। विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज सो डैट द फ्लोइंग इक्वेशन बिकम स्कोर। देखिए हम आंसर बता देते हैं, सॉल्व कर लेना है। 141 का सी हो जाएगा, ठीक, हिंदी में भी सी। उसके बाद देखिए 142 का बी हो जाएगा, और 143 का, तो 143 का आपका डी हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 144 का, तो 144 का बी हो जाएगा, और 145 का, तो 145 का भी बी हो जाएगा। 146 का, 146 का भी ए हो जाएगा, और 147 का भी सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 148 का, 148 का इसमें बी हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे है 149 का भी आपका 107 आंसर होगा, और 150 का आपका राइट आंसर क्या होगा? 10 किलोमीटर। ठीक, तो दोस्तों आज का हमारा यहीं पर तीसरा 70 बीपीएससी का मॉक टेस्ट समाप्त होता है। और ये सेट बिहार प्रशासनिक सेवा के 67 बीपीएससी के 33वीं रैंकर एसडीएम रोहित सर के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक, उन्हीं का ये सेट है और इसी में हम लोग भी हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं चौथे नंबर सेट में, फिर उसमें हम लोग फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें खूब मन लगाकर।